सभी को नमस्ते। माई सेल्फ संत कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज मंडपिया। आज हम पढ़ते हैं अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक क्या होते हैं। सबसे पहले बात करें ये होते क्या हैं। ये वे बैंक होते हैं जिनका नाम भारतीय बैंक अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित किया जाता है। ऐसे बैंक जिनका नाम भारतीय बैंक अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में शामिल हैं वे उन बैंकों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है। इस अनुसूची में शामिल होने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना पड़ता है या इसकी पालना करनी पड़ती है। ये शर्तें कौन कौन सी हैं बात करें। सबसे पहले उस बैंक की पेडअप कैपिटल और कम से कम कोष 5 लाख रुपए होना चाहिए। दूसरा, उस बैंक का कार्य अपने जमाकर्ताओं के हित के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। तीसरा, वह बैंक भारतीय कंपनी अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए और उस बैंक की आर्थिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। ये 3-4 शर्तें हैं। इन शर्तों की पालना करने वाले बैंक को आरबीआई द्वितीय अनुसूची में शामिल कर लेता है और वो बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहलाता है या बन जाता है। अब बात करें कि अनुसूचित जो वाणिज्यिक बैंक हैं उनको बनने से क्या होता है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक बनने से आरबीआई के द्वारा कुछ उनको सुविधाएं मिल जाती हैं। अगर कोई बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नहीं है तो उनको वह सुविधाएं प्राप्त नहीं होगी। तो कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो आरबीआई अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को प्रदान करता है। पहली बात करें, अनुसूचित बैंक अनुमोदित प्रतिभूतियों की जमानत पर ऋण प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी सुविधा है ये बैंक अपने बिलों तथा प्रतिज्ञा पत्रों की आरबीआई से पुनर्कटौती करा सकते हैं। बिलों और प्रतिज्ञा पत्रों को भुना सकते हैं आरबीआई से। ये बैंक समाशोधन गृह की सुविधाएं प्राप्त करते हैं। संकट के समय अनुसूचित बैंक आरबीआई से आर्थिक सहायता भी प्राप्त करते हैं। अगर बैंकों पे कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आता है तो उस समय आरबीआई उन बैंकों की सहायता करता है। और अनुसूचित बैंकों को आरबीआई मुद्रा हस्तांतरण की सुविधा भी प्रदान करता है। तो ये 4-5 सुविधाएं हैं जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई से प्रदान होती हैं। वैसे ही अनुसूचित बैंकों के कुछ दायित्व भी हैं, वे दायित्व भी निभाने पड़ते हैं। दायित्व क्या क्या हैं। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सीआरआर रखना पड़ता है, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो। वैसे ही एसएलआर रखना पड़ता है। ये सीआरआर और एसएलआर अपन आगे पढ़ेंगे। और एक दायित्व है प्रत्येक अनुसूचित बैंक को अपने लेन देन का ब्यौरा आरबीआई को देना होता है। ये कुछ अनुसूचित बैंकों के दायित्व भी हैं। सुविधाएं प्राप्त करने के साथ साथ इन दायित्वों का भी पालन करना पड़ता है। अब दूसरा है गैर अनुसूचित व्यापारिक बैंक। ये क्या होते हैं। गैर अनुसूचित व्यापारिक बैंकों से तात्पर्य वे बैंक हैं जो जिनका नाम आरबीआई की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया जाता, उन्हें गैर अनुसूचित व्यापारिक बैंक कहा जाता है। चाहे वो किसी भी कारण से अगर शामिल नहीं है तो भी उन्हें गैर अनुसूचित व्यापारिक बैंक कहा जाता है। अब आगे अपन बढ़ते हैं। आरबीआई किस प्रकार क्रेडिट कंट्रोल का कार्य करता है। आरबीआई मौद्रिक नीति के माध्यम से क्रेडिट कंट्रोल का कार्य करता है। और मौद्रिक नीति के 2 उद्देश्य हैं, कीमत में स्थिरता और विनिमय दर में स्थिरता। ये 2 उद्देश्यों के लिए मौद्रिक नीति अपनाई जाती है और मौद्रिक नीति के माध्यम से ही आरबीआई क्रेडिट को कंट्रोल करने का कार्य करता है। तो बात करें कि आरबीआई साख नियंत्रण के लिए या मौद्रिक नीति के माध्यम से किस प्रकार क्रेडिट को कंट्रोल करता है। तो मौद्रिक नीति के उपाय की बात करें, विधियों की बात करें तो आरबीआई 2 प्रकार के उपाय अपनाता है या 2 प्रकार की विधियां अपनाता है क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए। पहली विधि है परिमाणात्मक विधि, दूसरी है गुणात्मक विधि। परिमाणात्मक विधि क्या होती है। इस विधि में ऐसे उपकरण या उपाय सम्मिलित हैं जो संपूर्ण क्षेत्र की साख को नियंत्रित करते हैं, जबकि गुणात्मक विधि के अंतर्गत किसी क्षेत्र विशेष की साख को नियंत्रित किया जाता है। इस वजह से इसे गुणात्मक विधि भी कहते हैं। इसमें परिमाणात्मक विधि में क्या क्या उपकरण या क्या क्या उपाय सम्मिलित हैं। इसमें है बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं हैं, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो नकद कोषानुपात और एसएलआर वैधानिक तरलता अनुपात। ये 4 उपाय या उपकरण या तत्व परिमाणात्मक विधि के हैं। अब एक एक की बात करें तो सबसे पहले आता है बैंक दर। बैंक दर कहते किसे हैं?
बैंक दर वह दर होती है जिस पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। मतलब दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है व्यापारिक बैंकों को, और जिस दर पर यह उपलब्ध कराता है उसे बैंक दर कहा जाता है। अब इससे क्रेडिट कंट्रोल कैसे होता है? यदि देश में साख की मात्रा में वृद्धि करनी है तो आरबीआई क्या करेगा? बैंक दर में कमी कर देगा। बैंक दर में कमी करने से व्यापारिक बैंक अधिक से अधिक मात्रा में आरबीआई से ऋण लेंगे और ऋण लेने के पश्चात वो ग्राहकों को अधिक से अधिक मात्रा में साख उपलब्ध करवाएंगे। तो इससे बैंक दर सस्ती होने से या बैंक ऋण में कमी होने से वाणिज्यिक बैंकों के पास अधिक पैसा आएगा और वो ग्राहकों को अधिक से अधिक ऋण उपलब्ध कराएंगे, जिससे बाजार में या देश में साख की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। इसके विपरीत यदि आरबीआई साख की मात्रा में कमी करना चाहता है तो वो बैंक दर को बढ़ा देगा, जिसका प्रभाव क्या होगा? बैंक दर को बढ़ाने से वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से उतने ऋण नहीं ले पाएंगे, क्योंकि बैंक दर बढ़ी हुई होगी। तो ऑटोमेटिक ही मार्केट में साख की मात्रा में कमी हो जाएगी, क्योंकि बैंक के पास इतनी साख नहीं होगी जिससे वो ग्राहकों को अधिक मात्रा में ऋण दे पाए। तो बैंक दर को बढ़ाकर कंट्रोल करता है साख में, और बैंक दर में कमी करके साख की मात्रा में वृद्धि का कार्य आरबीआई करता है। दूसरी है ओपन मार्केट एक्टिविटी, खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार की क्रियाओं से तात्पर्य है आरबीआई द्वारा साख नियंत्रण करने के उद्देश्य से सरकारी प्रतिभूतियों, प्रथम श्रेणी के बिलों व प्रतिज्ञा पत्रों का क्रय विक्रय से है। इनका क्रय विक्रय करके आरबीआई बाजार में, मार्केट में, देश में क्रेडिट को कंट्रोल करता है। कैसे? जैसे अगर बाजार में साख की मात्रा में वृद्धि करनी है, साख की मात्रा में वृद्धि करनी है तो आरबीआई क्या करेगा? इन प्रतिभूतियों को, इन बिलों को वो खरीद लेता है, जिसके कारण खरीदने के कारण पैसा या साख अधिक मार्केट में उपलब्ध हो जाती है। और इसके विपरीत यदि वो कमी करना चाहता है साख की मात्रा में तो वो इनको बेच देगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, प्रतिज्ञा पत्र इनको बेच देगा, जिसके परिणाम स्वरूप मार्केट से पैसा केंद्रीय बैंक के पास जमा हो जाएगा। इस कारण क्रेडिट ओपन मार्केट एक्टिविटी की खरीद और बेचने से भी आरबीआई साख की मात्रा को नियंत्रित करता है। तीसरा है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। ये होता क्या है? प्रत्येक व्यापारिक या वाणिज्यिक बैंक को एनडीटीएल का एक निश्चित भाग या अनुपात आरबीआई के पास नगद रूप में जमा कराना होता है। यह कैश रिजर्व रेशियो कहलाता है। यह पहले 3 से 15% के बीच होता था, लेकिन अभी वर्तमान में आरबीआई सीआरआर को 0 से 100% के बीच निर्धारित कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट है कि अब जो लिमिट है वो सीआरआर की 0 से 100% के बीच निर्धारित की जा सकती है। पहले ये 3 से 15% के बीच होती थी, अब इसको बदल दिया गया है। अब आरबीआई 0 से 100% के बीच निर्धारित कर सकती है। अब सीआरआर के माध्यम से कैसे क्रेडिट कंट्रोल करेगा? यदि मार्केट में साख की मात्रा में वृद्धि करनी है, यदि मार्केट में साख की मात्रा में वृद्धि करनी है तो आरबीआई क्रेडिट कैश रिजर्व रेशियो को कम कर देता है। कैश रिजर्व रेशियो को कम कर देगा, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापारिक बैंकों को आरबीआई के पास कम पैसा जमा कराना पड़ेगा, और कम पैसा जमा कराएंगे तो उसके परिणाम स्वरूप वो अधिक ग्राहकों को ऋण दे पाएंगे। तो ऑटोमेटिक देश में साख की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। और यदि साख में कमी करनी है, यदि देश में साख की मात्रा में कमी करनी है तो वह सीआरआर को बढ़ा देगा, जिसके परिणाम स्वरूप बैंक अधिक मात्रा में सीआरआर केंद्रीय बैंक के पास जमा कराएंगे और ऑटोमेटिक देश में साख में कमी हो जाएगी। ऐसे ही एसएलआर, स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात, ये क्या होता है? बैंकों को एनडीटीएल का एक निश्चित भाग अपने पास तरल रूप में रखना होता है, और ये तरल रूप में कैश में रख सकते हैं, गोल्ड में रख सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में रख सकते हैं। तरल से तात्पर्य है जिनको शीघ्र मुद्रा में बदला जा सके, वो तरल कहलाता है। यहाँ भी इम्पोर्टेंट बात है कि आरबीआई एसएलआर का निर्धारण
0 से 40% के बीच कर सकता है। पहले 25% से 40% के बीच SLR की लिमिट होती थी। इसकी निचली दर 25% थी, जिसको RBI ने 23 जनवरी 2007 को समाप्त कर दिया गया है। अब जो SLR हैं यह 0 से 40% के बीच निर्धारित किया जा सकता है। NDTL जो 2 बार शब्द आया, ये है क्या? NDTL है नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज, शुद्ध मांग एवं समय देनदारियां। SLR के माध्यम से भी क्रेडिट कंट्रोल का कार्य करता है। यदि देश में साख की मात्रा में कमी करनी है, तो रिजर्व बैंक क्या है? SLR को बढ़ा देगा, जिससे वाणिज्यिक बैंक अपने पास ज़्यादा ऋण का ज़्यादा भाग अपने पास तरल रूप में रख पाएंगे, तो वो ऑटोमेटिक ऋण कम देंगे, जिससे साख की मात्रा में कमी हो जाएगी। और यदि साख की मात्रा में वृद्धि करनी है, देश में या बाजार में साख की मात्रा को बढ़ाना है, तो RBI SLR में कमी कर देगा। जो रिजर्व रेशियो रखा जाता है इसमें कमी कर देगा। कमी करने का परिणाम स्वरूप होगा कि RBI जो वाणिज्यिक बैंक हैं वो अपने पास तरल रूप में कम धन रखेंगे और अधिक धन जनता में वितरित कर पाएंगे, जिससे साख की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। तो ये 4 ऐसे उपकरण हैं जिनमें कमी और वृद्धि करके RBI क्रेडिट को कंट्रोल करने का कार्य करता है। ऐसे ही गुणात्मक विधि है। गुणात्मक विधि में क्या किया जाता है? गुणात्मक विधि में किसी क्षेत्र विशेष की साख को नियंत्रित करने का कार्य किया जाता है। इसमें भी 4 उपकरण से सीमांत आवश्यकताएं, साख की राशनिंग, नैतिक अनुनय और प्रत्यक्ष कार्यवाही। अब बात करें साख की सीमांत आवश्यकता की। सीमांत आवश्यकताएं क्या होती हैं? सीमांत आवश्यकता से तात्पर्य किसी प्रतिभूति या जमानत के मूल्य तथा उसके बदले बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए ऋण के बीच का अंतर होता है। किसी प्रतिभूति का मूल्य और उसके बदले में बैंक कितना ऋण उपलब्ध करवा सकता है, इन दोनों के बीच का अंतर सीमांत आवश्यकता कहलाती है। दूसरा है साख की राशनिंग। साख की राशनिंग से क्या तात्पर्य है? वाणिज्यिक बैंक जितने भी ऋण देता है, जितने भी ऋण उपलब्ध वाणिज्यिक बैंक करवाते हैं उसका कम से कम 40% प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को उपलब्ध करवाया जाना चाहिए और उसमें से भी 18% एग्रीकल्चर के लिए देना होगा। ये साख की राशनिंग है। साख की राशनिंग का मतलब साख का बंटवारा। आप जितने भी वाणिज्यिक बैंक ऋण देते हैं उनका बंटवारा करना है। राशनिंग का मतलब बंटवारा है। बंटवारा जितने भी ऋण देंगे हैं उसका 40% प्राइमरी सेक्टर के लिए देना होगा और उसमें से भी 18% ओनली एग्रीकल्चर को लिए देना होगा। ये साख की राशनिंग कहलाती है। तीसरा है नैतिक अनुनय। नैतिक अनुनय के माध्यम से भी, नैतिक अनुनय से तात्पर्य है RBI कठोर निर्णय न लेके समझाइश करके बैंकों को साख को कंट्रोल करने के लिए कह सकता है। और यदि नैतिक अनुनय का प्रत्यक्ष या पॉजिटिव इफेक्ट नहीं आता तो RBI फिर प्रत्यक्ष कार्यवाही करता है। प्रत्यक्ष कार्यवाही करके कानून की धाराओं के अंतर्गत वो फिर एक्शन लेता है और साख को कंट्रोल करने का कार्य फिर वो करता है। फिर कानूनी कार्यवाही के माध्यम से वो वाणिज्यिक बैंकों पर कानूनी कार्यवाही करता है और उनके द्वारा फिर साख को कंट्रोल करने का कार्य किया जाता है। तो ये 2 विधियां हैं क्रेडिट कंट्रोल करने की। मौद्रिक नीति के माध्यम से कंट्रोल करता है RBI। परिमाणात्मक, गुणात्मक, इसमें 4 इसमें उपकरण है। बैंक दर, CRR, SLR और ओपन मार्केट एक्टिविटी इधर हैं गुणात्मक में। सीमांत आवश्यकताएं, साख की राशनिंग, नैतिक अनुनय, प्रत्यक्ष कार्यवाही। धन्यवाद।